जी चैनल में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे तामीर तरक्की के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी मेंबर, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 6 घनस्तान, ताहिरुल कादरी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तामीर तरक्की हुई आपके इलाके में, आपकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ताहिर साहब की जुबान जान। ताहिर साहब, जी चैनल में आपका खैर मकदम है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, वैसे डीडीसी मेंबर 06 घनस्तान, यहाँ पर भी हमने कुछ महीने पहले एक शुरुआत की थी डेवलपमेंट रिलेटेड, जिसमें ख़ास तौर पर यहाँ पर जो एक एरा की तरफ से एक रोड तामीर हुआ जो शादीपोरा से सिंहपोरा तक, बहुत ही अच्छा रोड तामीर किया गया। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर वैसे डीडीसी मेंबर जो हमारा यहाँ पर शादीपोरा रसीइंग स्टेशन है, आपको पहले भी मालूम है कि वहाँ पर मैंने गर्मी के मौसम में ही सर्दियों का ख्याल करते हुए वहाँ पर एक 10 MVA ट्रांसफार्मर लगवाया था। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो अंदरूनी काम है, चाहे वो मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो घनस्तान का इलाका है, उडीना का इलाका है, या डांगरपोरा या त्रिगाम गंड खलील, जो भी ये एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर एक शुरुआत हमने की है। और इस सिलसिले में हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह एक हद में डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक डीडीसी मेंबर का असली काम होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसमें जो टेंडरिंग प्रोसेस में एक डिले है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, गवर्नर इंतजामिया लेवल पर जो एक डिले है, उसमें हम भी बेबस हैं और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर कोशिश कर रही है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि मेरे ख्याल से अभी तक जो कैपेक्स बजट था डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का, उसमें से 5% पेमेंट भी नहीं हुई है। जो बताते खुद, ये जो अक्सर हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या डीडीसी मेंबर्स होते हैं, पीआरआईज होते हैं, वो जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो एक अपने लेवल पर करते हैं। अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर बांडीपोरा में जल जीवन मिशन में 165 करोड़ रुपया कैपेक्स बजट में रखा गया है, जो कि पिछले 7 महीनों से, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, पिछले 7 महीनों से वो अभी टेंडरिंग प्रोसेस में ही है या उसके डीपीआरस बनाए जा रहे हैं। मेरा जो काम है, वैसे डीडीसी मेंबर मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है और अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 22 करोड़ रुपए लाया है जल जीवन मिशन में। अब टेंडरिंग, जल जीवन मिशन तो अभी उसका टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उसका जो डीपीआर था, डीपीआर जो पहले ही 6-7 महीने पहले उसके सबमिट हुए हैं, तो फिर जब उसमें टेंडरिंग की बात आ गई तो वो वहाँ से वापस आ गए डीपीआर, क्योंकि वो एक टेक्निकल इशू है। और 7-8 महीने से वो उसी प्रोसेस में है, तो अभी नए सिरे से वो डीपीआरएस बनाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेरी जिम्मेदारी है बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना या उस सिलसिले में यहाँ की नुमाइंदगी करना, जिस तरीके से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर पैसा देंगे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो ज़मीन दी गई इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बोर्ड लगाया गया। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो तो नहीं आई है। बाकी जो ये छोटे छोटे काम हैं, इसमें मेरा एक अपना तरीका है। और यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड में भी काम चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कल्वर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। कभी इंशाल्लाह आपके साथ ग्राउंड पर जाकर और वीडियो साहब को साथ लेकर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर टाइल पाथ भी बनाए जा रहे हैं। मैंने लगभग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक बहैसियत डीडीसी 13 ट्रांसफार्मर्स भी दिए हैं। और ये एक अलग बात है कि उनकी टेंडरिंग और अलॉटमेंट हुई है, कुछ ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं, लेकिन कुछ अभी लगाने बाकी हैं। तो उस सिलसिले में जो भी ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट के काम होने हैं वो हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री कहाँ है। हमें यहाँ पर कहा गया था 5 अगस्त के बाद कि इंडस्ट्री लग जाएगी, उसमें जो करोड़ों रुपया आना है हमारी इस सोनावारी में भी, तो उसमें तो कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ कि अभी तक जो कैपेक्स बजट में यहाँ पर पैसा रखा गया है, उसमें से अभी तक 5% भी ये पेमेंट नहीं हुई है। ये आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कन्फर्म कर सकते हैं। जी, ऐसा आपसे जानना चाहते हैं, एक बड़ा इशू आपका यहाँ पे गुंड जो कई सालों से जो स्कीम बन रही है, वाटर स्कीम, अभी तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल। आपने उसमें क्या कदम उठाया अभी तक? मैंने एक बार वहाँ पर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी होते हैं, मैंने उनको वहाँ पर अपने साथ लिया और उनकी नोटिस में भी लाया। उन्होंने वहाँ नोट्स में लाया, वहाँ भी आया, मैंने वो खबर भी की थी, लेकिन उसके बाद क्या कोई पेशरफ्त हुई? उसमें पेशरफ्त नहीं हुई है। मैं पहले भी वो फिर फोटोशूट ही रहा वो महदूद, वो उसका आना उसका जाना? मेरी जो जिम्मेदारी थी, वैसे तो डीडीसी मेंबर, मुझे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को लाना था। जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उन्होंने उस बारे में चिट्ठी भी लिखी। जो हमारे यहाँ पर डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं पीएचई के साथ साथ काम भी करवाना है ना? नहीं, उसमें फिर वही मसला आ रहा है ना। ये जल जीवन मिशन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए वबाली जान बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें जो उसका कंट्रैक्टर है उसकी कुछ पेमेंट अभी पेंडिंग है।
तो अब उसको जो वो 8 लाख रुपए, अगर वो करोड़ों की स्कीम है, लेकिन उसका कुछ 8-10 लाख रुपए बकायत है, वो नहीं दे पा रहे हैं। जब उनसे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ये सारा जल जीवन मिशन में एडजस्ट करेंगे, और इसका भी जो पेंडिंग ये पैसा है, 10 बार मैंने बात की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से भी, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों का पैसा वहाँ पर खर्च हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जो प्लानिंग है और जो जिस तरीके से होना चाहिए काम, कहीं ना कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ऐसा अभी चला कलां चल रहा है, हार्श विंटर्स है, जी। तो क्या कुछ तैयारियां हैं? आप भी डीडीसी हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 6 आपकी आ रही हैं, जी। तो क्या है तैयारियां पावर के हवाले से, या मैन एंड मशीनरी जो कल बर्फबारी ज़्यादा होती है, क्योंकि अब हैवी स्नोफॉल भी है 27-26 को है, तो क्या है तैयारियां? इस सिलसिले में जो तैयारी होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है उस टाइम में। तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि जो भी एलटी या जो हमारा ट्रांसमिशन है, जो लाइन आती है पीछे से, उसको ठीक कराने की कोशिश की है, रिसीविंग स्टेशन को ठीक कराया है, जिस तरीके से मैंने अभी आपके साथ बात की। और जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने दीनदयाल में यहाँ पर 4-5 ट्रांसफार्मर्स लगाए हुए हैं, अगरचे अभी उनका कनेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। मैं आज सुबह भी बात कर रहा था कंसर्नर जेई साहब से, तो उसने कहा कि हमें एक्सपेक्टेड है कि हम 4-5 दिन में उनको वो इंस्टॉल करेंगे। और एडवाइज़र साहब आए थे, फारूक खान साहब आए थे डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने उनकी नोटिस में भी लाया था कि अक्सर पूरी सोनावारी में जो दीनदयाल स्कीम के तहत ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए हैं, लेकिन उनको अभी वो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में भी हमने कोशिश की है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बर्फबारी से पहले ही हम उन ट्रांसफार्मरों को कनेक्ट भी करेंगे। और तो जो आपसे अब अलग सा सवाल है, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन आप पीडीपी के एक कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं सोनावारी हल्के के, लेकिन क्या है अभी पीडीपी में बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स तो गए, लेकिन सोनावारी का क्या हाल है? नहीं, अगर आप बड़े लीडर्स के निकलने की बात करेंगे तो आप जम्मू में देखिए, कल वो जो नए एमओएस उनने नए सिरे से पीडीपी को ज्वाइन किया। उनने कहा कि अगर इन क्राइसिस की हालात में, इन मुश्किल हालात में कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो हमारे लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो लोगों का हक अदा कर रही है। अगर आप जो सबसे बड़ी अपोजिशन हुआ करती थी पीडीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर उनके प्रेसिडेंट फारूकुल्लाह की बात आप देखेंगे तो उन्होंने भी तो महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा है कि वो लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं, और इस दलदल से लोगों को, रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो जहाँ तक सोनावारी में है, मैं बार बार ये बात दोहरा हूँ, मुझे खुशी है, हम कल गए थे एक जो हमारा बड़ा इलाका है सदरुकूट का एरिया, तो वहाँ पर चूँकि एक दो साल एक तरीके से वो जो हमारा काडर था उनके साथ हमारा वो राबता मुनक़ता हो गया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि ग्रास रूट लेवल पर जो हमारा वर्कर है वो आज भी पीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है, और आप यकीन करेंगे कि सोनावारी की पार्टी फिर से मजबूत हो रही है। बिल्कुल, पार्टी मजबूत हो रही है, आप इसका खुद मुजाहिरा खुद देख सकते हैं। आप जनरेशन है उनको ये सोच दे रहे हैं कि हमारी खुसूसी पोजीशन क्या थी, हमारे वसाइल का लूट खसूट किस तरीके से हो रहा है, चाहे वो हमारे आबी वसाइल हो, चाहे एक छोटा सा मसला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर एसएफसी हुआ करती थी, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जो हमारे ये गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं, उनको रियायती कीमतों पर ये लकड़ी दी जाती थी। लेकिन आपको हैरत होगी कि पहले तो उसको ख़त्म किया गया, अब उसके जो डीएम हैं पिछले 8 महीने से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कोई सैंक्शन ही नहीं दे रहे हैं, उसमें लूट हो रहा है। वो महंगे दामों पर प्राइवेट डिपोज को दी जाती है, सरकारी डिपो जो है, हमारे गांव में भी एक डिपो है, यहाँ पर सेक्शन ही नहीं देते। आपसे जानना चाहते हैं, ये भी हुई डेवलपमेंट की बात, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि जो पीडीपी अभी फिर से उभर रही है, कि कई बार वो चले गए, उसके पार्टी के लीडर्स चले गए, लेकिन कुछ इससे पहले कुछ खबरें भी गई, चाहे सोशल मीडिया या बाकी खबरें भी चलाई गई कि पार्टी में जो लीडर्स भाग गए हैं वो फिर से आना चाहते हैं। किस हद तक सही, क्योंकि आप एक सीनियर पार्टी में मेंबर हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मैं इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, अलबत्ता ये अफवाह तो हर जगह है, और अंदर से बात हो रही है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो पीडीपी को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अवाम ने उनको एक तरीके से नकार दिया है, और सियासी तौर पर वो भी अब समझ रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में बिलखसूस चाहे वो कश्मीर की वादी हो या पीर पंचाल का एरिया हो या जम्मू डिवीज़न हो, तो लोग अब शदमद के साथ पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं वो भी लोगों का मूड देखकर, लोगों का ये रवैया देखकर ऑटोमेटिकली वापस आना चाहते हैं। लेकिन ये जो पार्टी में ततर बितर हुई, क्या ये माने कि 2014 में जो कलेक्शन हुई है उसकी वजह से हुई? उसकी वजह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बार बार ये कहा था कि जिस तरीके से 2003 में जो मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई थी और लोगों ने यहाँ पर एक राहत की सांस ली थी,
तो मुफ्ती साहब को ये था कि चूंकि मेजॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट है में बीजेपी है, तो उनको ये था कि शायद जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, या जो रियासत उस वक्त यूटी जम्मू कश्मीर का पीडीपी अभी मानते हैं कि वो कोalition ठीक थी? बिल्कुल उसमें तो लंबी बात हो जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वहाँ पर उस वक्त बीजेपी से ये लिख कर लिया था कि जब तक हमारी कोल्यूशन रहेगी तो 370 को किसी तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा, और यही वजह है कि जब बीजेपी ने 370 को हटाना चाहा तो उनने पहले पीडीपी की गवर्नमेंट गिराई। एक तरीके से वो सियासी धोखा था, अदरवाइज पीडीपी ने लोगों की भलाई के लिए वो कोल्यूशन की थी, और उस वक्त उसमें लोगों ने ही वो मैंडेट दिया था, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रियासत जम्मू। लेकिन जब उस दिन लोगों ने मैंडेट दिया था, मैंने भी वो कवर किए, कहीं जल से यहाँ पे आए, मुफ्ती साहब भी आए थे, महबूब भी आए, आपने बात की ये जो अभी हम कर रहे हैं कि हम बीजेपी को यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ पे वोट मांग रहे हैं, बीजेपी की हटाने की बात आई थी, फिर कोalition कैसे बनी? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उस वक्त 40 से ज्यादा सीटों का नारा दिया था, लेकिन लोगों ने जो मैंडेट दिया, खासकर जो जम्मू के अवाम थे, उन्होंने बाकी पार्टीज भी थी, नेशनल भी उस दिन सामने आई थी, था उससे अदर सपोर्ट भी लेता था ना, अदर पार्टी, अदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो भी सपोर्ट। मुफ्ती मोहम्मद साहब बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर चाहे लद्दाख हो, इसको इकट्ठा रखना चाहते थे। अगर वो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोल्यूशन कर देते या कांग्रेस के साथ कोल्यूशन करते, तो उससे एक तरीके से जम्मू का जो मैंडेट था वो एलिनेट हो जाते थे उससे। इसी सोच के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने के लिए उस वक्त कोल्यूशन की थी, और जो यहाँ के मसाइल थे उनका सियासी तौर पर हल निकालने के लिए जो वाजपेयी जी के दौर में एक बात चली थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोल्यूशन की थी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ताहिरुल कादरी साहब जो डीडीसी मेंबर है, उसके साथ साथ पीडीपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज भी है सोनावारी। इन्हें हमारे तफसील बात की, चाहे अगर बात करें डेवलपमेंट के हवाले से या बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, इन्होंने तफसील बात की, और इसके साथ जो इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल ड्यूरी है और जो हमारे पीडीपी के यहाँ पे जो गठन हुआ था वो भी सही साबित हुआ था बीजेपी के साथ, लेकिन लोगों ने जो वोट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था।